नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं संस्कृत कक्षा में। आइए साथियों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ, संधि के प्रकार जाने। उसके बाद हमने स्वर संधि के बारे में जाना, स्वर संधि का अर्थ, स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के प्रकार, इनके बारे में पढ़ा। उन्हीं स्वर संधि के प्रकारों में हमने 8 जो प्रकार जाने थे, उनमें से हमने एक प्रकार सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। अब आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं, गुण क्या होता है। तो इसके लिए संस्कृत व्याकरण में जो पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, 2 सूत्र यहाँ पर बताए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये संधि में आपको स्पष्टता करेंगे परिभाषा को समझने में। तो पहला सूत्र है अदेंग गुणः। यह जो सूत्र है ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। यहाँ पर ये गुण संज्ञा करता है। फिर दूसरा सूत्र है आद गुणः। ये जो सूत्र है ये गुण संधि करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि यहाँ पर ये गुण होता है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में अ, ए और औ को गुण कहा जाता है, इसलिए इस संधि को गुण संधि कहा जाता है। आइए इसको अब हम इस प्रकार से समझते हैं कि किस प्रकार से, जैसे आपने सवर्ण दीर्घ संधि जब आपने पढ़ी थी तो वहाँ पर देखा था विद्या धन आलय। तो प्रथम पद का जो अंतिम पद था वह था आ, और द्वितीय पद का जो प्रथम पद था वह था आ, यानी विद्या धन आलय, यानी आ ये समान वर्ण थे। जब वहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हुई थी, यानी प्रथम पद का वर्ण भी अ या आ हो और द्वितीय पद का वर्ण भी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी अ या आ हो, तब वहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है, यानी समान स्वर होने पर दीर्घ स्वर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वह तो हमेशा अ या आ ही रहना चाहिए, लेकिन यदि इसके बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है, असमान स्वर से अभिप्राय है कि जैसे देखिए यहाँ पर आपके सामने इस संधि में 4 स्थितियां बनेगी। तो 4 स्थितियां कौन कौन सी बनेगी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली स्थिति होगी, प्रथम स्थिति है कि अवर्ण या आ वर्ण के बाद ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई। अब आपको छोटी ई बड़ी ई शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब आपको प्रयोग करना चाहिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो तो दोनों को ए आदेश हो जाता है। फिर इसके बाद है दूसरा जो हमारा नियम है वह है अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। फिर तीसरा नियम है हमारा यहाँ पर कि अ या आ के बाद री या री हो तो दोनों को अर हो जाता है। फिर इसके बाद चौथा नियम है अ या आ के बाद री हो तो दोनों को अल होगा, यानी अ या आ के बाद ली हो तो दोनों को अल आदेश होता है। तो ये आपने यहाँ पर इसको देखा। अब हम यहाँ पर यदि बात करें इन गुण संधि के नियमों की, हमने आपको 4 नियम बताए। यहाँ पर ये 4 परिस्थितियाँ होने वाली है। इन चारों परिस्थितियों यानी अ आ के बाद में ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, री या री हो या ली हो, तो इन चारों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। वो कैसे होता है इसको आप एक
सरल से दोहे के साथ मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। आप इस दोहे को याद रखें या इस दोहे को अपनी नोटबुक में लिख लें जिससे ये आपको याद रहे। दोहा है अ आ स्वर के बाद में ई उ री आए ए ओ अर अल दोनों बन गुण संधि कहलाए। अब आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं आपको एक सारणी के अनुसार इसको समझाता हूँ। देखिए, एक सारणी आपके सामने है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अ और जो हमारा आ है, जो अ है और आ है, उसके बाद में यदि अ या आ इनके बाद में ई या ई आ जाए तो यहाँ पर ए होगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि अ या आ के बाद में उ या उ आ जाए तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसी प्रकार अ या आ के बाद में यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा वह होगा अ या आ, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा वह होगा री या री। यदि ये स्थिति यहाँ पर रहती है तो यहाँ पर आदेश होगा अर। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम आगे का उदाहरण देखें तो आगे के उदाहरण से हमारे को समझने में आएगा कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह यदि अ या आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यानी प्रथम वर्ण यदि री है तो वहाँ पर अल आदेश हो जाएगा। वहाँ पर अल हो जाएगा। यहाँ पर एक आदेश हो जाएगा, वह होगा अल। तो आइए हम आपको यहाँ पर एक एक करके इन उदाहरणों को समझाते हैं। हम सबसे पहले अ आ के बाद यदि ई या ई आता है तो किस प्रकार से यहाँ पर आदेश होता है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। आइए सबसे पहला हम आगे का देखते हैं। हमारे पास है अ आ, इसके बाद यदि ई या ए आए, ई आए तो यहाँ पर किस प्रकार से एकार होगा, इसको हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला उदाहरण है देव धन इंद्र। संधि विच्छेद है देव धन इंद्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देव जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण है अ, और इंद्र में जो द्वितीय पद है हमारा इसका प्रथम वर्ण है ई। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया अ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो गया ई। अब यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर अ और ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। यानी अब ना तो अ लिखा जाएगा तो ना ही ई लिखा जाएगा। इन दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण होगा, वह होगा ए। एकार यहाँ पर नया वर्ण होगा। तो हम यदि अ को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं, अब इनको हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा पद बनेगा देवेंद्र। क्या बनेगा? देवेंद्र। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जहाँ पर अब हमारा संधि विच्छेद है गण प्लस ईशः। यहाँ पर दीर्घ ईकार है, बड़ी ई है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि गण धन ईशः, ये गणेश है जो पद है। यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वह क्या है? अकार है, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह दीर्घ ई है। अब इन दोनों के स्थान पर यानी अकार के स्थान पर और ईकार के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाएगा, वह नया वर्ण होगा एकार। तो वो किस प्रकार से होगा आप यहाँ देखेंगे। हम गण के यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम वर्ण विच्छेद जब आपने पीछे वाले वीडियो में देखा होगा किस प्रकार हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, हर एक वर्ण को अलग अलग करते हैं। तो इसी ण का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे सामने होगा आधा ण और इसमें से स्वर निकल जाएगा तो अ। अब अ और ई के स्थान पर एक ही आदेश होगा, वो होगा ए। तो वो हो जाएगा गण धन
ईश के स्थान पर अ और ई के स्थान पर ए आदेश होने पर हमारे साथ हो जाएगा गणेश। इसी प्रकार आप इसमें तीसरा उदाहरण समझ सकते हैं। तीसरा उदाहरण है संधि विच्छेद है महाधन इंद्र। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है आ और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह है ई। तो यहाँ पर आ और ई के स्थान पर नया वर्ण आ जाएगा, वह होगा नए वर्ण का आदेश हो जाएगा, वह होगा ए। यानी अब आ भी नहीं लिखा जाएगा और ई भी नहीं लिखा जाएगा और अब नया वर्ण लिखा जाएगा, वह नया वर्ण होगा ए। अब उसको हम कैसे लिखेंगे? यदि हम महा में से आ को हटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा मह और इंद्र में से ई को हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा आदा न और द्र, है ना। अब और हम यहाँ पर नया वर्ण जोड़ देंगे ए। तो जो ये एकार है यह हकार के ऊपर चला जाएगा और महेंद्र ऐसे शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार आप महाधन ईशः इसका निर्माण कर सकते हैं महेशः। आइए अब हम दूसरी परिस्थिति पर चलते हैं। जो हमारे सामने दूसरी परिस्थिति थी वह थी अ या आ के बाद में उ या उ हो और उसके बाद ओकार हो जाएगा। वो कैसे होगा उसे आप इस प्रकार यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे उदाहरण हम देखते हैं, हमारे पास संधि विच्छेद है सूर्य धन उदयः। सूर्य धन उदयः। सूर्य में जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है अ और हमारे पास जो द्वितीय वर्ण है उसमें है उदय का प्रथम वर्ण है वह उ। अब अ और उ के स्थान पर ओ हो जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे सूर्य में से हम अ को हटा देंगे और उदय में से हम उ को हटा देंगे तो यहाँ पर ओ हो जाएगा और सूर्योदय ऐसा रूप यहाँ पर बन जाएगा। फिर अब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं महाधन उत्सव। संधि विच्छेद आपके सामने महाधन उत्सव है। यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वह है आ और प्रथम द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वह है उत्सव का उ। अब यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा तो हम महा में से आ को हटा देंगे और उत्सव में से उ को हटा देंगे और यहाँ पर एक नया वर्ण रख देंगे ओ और जब हम इनको जोड़ेंगे तो बनेगा मह धन ओ धन सवः। तो मिलाने पर बनेगा महोत्सवः। उसी प्रकार अब हम आपको तीसरा उदाहरण यहाँ पर जो हमारा था वह देखते हैं कि यहाँ पर अ प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि री या री हो तो उनके स्थान पर अर आदेश हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा। आपके सामने एक संधि विच्छेद है सप्त धन ऋषयः। अब यदि हम इसको यहाँ देखेंगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह हमारे सामने अ और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह है हमारे सामने री। अब यहाँ पर अ और री के स्थान पर अर हो जाएगा। वो किस प्रकार से होगा? यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम देखेंगे सप्त में से अ को हटा देंगे तो हलंत वाला तय रह जाएगा और यहाँ पर री को हटा देंगे तो शय हमारे पास ये रह जाएगा और नया वर्ण आ जाएगा अर। अब हम इनको मिलाते हैं तो हमारे पास स्थिति हो गई सप्त धन अर धन शयः। अब इसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा सप्त ऋषयः। इसी प्रकार इसी में हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं महाधन ऋषि। यहाँ पर भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ और री के स्थान पर आदेश होगा अर। तो हो जाएगा मह धन अर धन सी।
तो मिलाने पर होगा महर्षि ही। इस प्रकार से आपने इन उदाहरणों को देखा। अब आइए हम यहाँ पर चौथी परिस्थिति जो हमारी है वह हम देखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा वहाँ पर अ या आ, और चतुर्थ वर्ण जो द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा वह होगा लृ। अब यदि ये स्थिति बनती है तो वहाँ पर आदेश होगा अल। तो वो किस प्रकार से होगा इसका उदाहरण हम आपको दिखाते हैं कि हमारे सामने संधि विच्छेद है, तव धन लृकार है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो हमारे नियम के अनुसार आकार है, और द्वितीय पद का जो हमारा प्रथम वर्ण है वह नियम के अनुसार लृ है। तो यहाँ पर हमारे को अल आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर अ और लृ के स्थान पर अल हो जाएगा। तो हमारे सामने परिस्थिति बनेगी तव धन अल धनकार है, तव लकार है। इसी प्रकार आगे यदि हम दूसरा उदाहरण देखेंगे तो महाधन लृकार है। यहाँ पर भी आ है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लृकार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आ और लृ के स्थान पर अल आदेश हो जाएगा। तो हमारे सामने शब्द बनेगा मह धन अल धन कार है, महल कार है। इस प्रकार से आप इन चारों परिस्थितियों को यहाँ पर समझ सकते हैं, और ये चारों परिस्थितियाँ हमेशा संधि में रहती है। यही गुण संधि की विशेषता है। चाहे ह्रस्व आकार हो या दीर्घ आकार हो, दोनों के बाद यदि यहाँ पर ये चारों परिस्थितियाँ रहती है, ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार के बाद, यदि आकार के बाद ई उ री या लृ आता है तो यहाँ पर ए ओ अर और अल आदेश हो जाता है। तो आपने आज के इस पाठ में गुण संधि के बारे में जाना। तो गुण संधि के बारे में आपने जाना और गुण संधि का अर्थ जाना, गुण संधि की परिभाषा जानी, गुण संधि के संधि विच्छेद और संधि पदों के बारे में आपने जाना। इसके बाद हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि गुण संधि में हमेशा एक मात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक ट्रिक है कि जहाँ पर भी हमने जितने भी उदाहरण देखे, हमने यहाँ पर जितने भी उदाहरण देखे उन सब में एक मात्रा है। वो एक मात्रा कैसे? जैसे देखिए सूर्योदय, हमने जो उदाहरण देखा सूर्योदय में एक मात्रा थी। उसी प्रकार देवेंद्र जो हमने देखा, देवेंद्र में एक मात्रा थी, गणेश में एक मात्रा थी, महेंद्र में एक मात्रा थी। इस प्रकार एक मात्रा यहाँ पर होती है। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझने में आया होगा। फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, भारत माता की जय।